Assalamu alaikum everyone. This is Ezad on the photo in front of you, and today's our topic for discussion is biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है और इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल है द बाइंडिंग ऑफ टू और मोर एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज्यादा एक जैसे एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। लेट सपोज वाटर की अगर बात करें तो वाटर एक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट्स के दो एटम होते हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम होता है। जब ये एटम्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल को कैसे डिफाइन करेंगे? दोस मॉलिक्यूल्स दैट अकर्स इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हो, बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो एंड दे फॉर्म आवर बॉडी मास, जो हमारे बॉडी मास को फॉर्म करते हैं या हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं या हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं, उनको क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। लेट्स सपोज सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन की अगर कंपोजिशन देखें तो ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। अब फॉस्फोलिपिड भी बायोमोलिक्यूल है और प्रोटीन भी बायोमोलिक्यूल है। तो इस हिसाब से बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। वैसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं या सेल होता है मुकम्मल, हमारी जो मुकम्मल बॉडी है वो किस चीज की बनी है, बायोमोलिक्यूल्स की बनी है। तो हम एग्जांपल के तौर पर दो सेल लेते हैं, एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल और एक मैमेलियन यूकैरियोटिक सेल लेते हैं और दोनों में देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सपोज एक हमारे पास आ गया बैक्टीरियल सेल और एक सेल है मैमेलियन सेल। अच्छा, मॉलिक्यूल्स कौन से इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं? इनके अंदर वाटर होता है, उसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब अगर वाटर की कंसंट्रेशन की बात करें तो जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर, इट इज 70% और सेम कंसंट्रेशन है मैमेलियन सेल के अंदर। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 15% इन बैक्टीरियल सेल एंड 18% इन मैमेलियन सेल। कार्बोहाइड्रेट्स आर 3% इन बैक्टीरियल सेल एंड 4% इन मैमेलियन सेल। लिपिड्स होते हैं 2% इन बैक्टीरियल सेल एंड 3% इन मैमेलियन सेल। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए बैक्टीरियल सेल में 1% और मैमेलियन सेल में 0.25% और आरएनए बैक्टीरियल सेल में 6% और मैमेलियन सेल में 1.1%। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स 2% एंड इनऑर्गेनिक 1% एंड 1%। अब ये कंसंट्रेशन हो गई मॉलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स की, चाहे बैक्टीरियल सेल में और मैमेलियन सेल में। अब अगर देखा जाए तो बैक्टीरियल सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका जो मतलब साइज है वो 1 to 10 माइक्रोन होती है या माइक्रोमीटर होती है। तो इस हिसाब से उसके अंदर मतलब कैपेसिटी कम होगी और जो ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं मोस्टली डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कैप्चर होती हैं और जो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वो मैमेलियन सेल के अंदर ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम देखें तो इधर दो चीजें डिफरेंट हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का जो अमाउंट है वो ज्यादा है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और आरएनए का अमाउंट भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ज्यादा होता है। 1% डीएनए बैक्टीरियल सेल एंड 0.25%। अब इसका मेन रीजन एक ही रीजन है। इसका रीजन ये है कि हमेशा जो डीएनए होता है वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। एक डीएनए का मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करके और डीएनए का मॉलिक्यूल बना देगा। अच्छा, अब उसके बाद अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए भी डीएनए से ही बनता है। और अब कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन डीएनए की क्यों ज्यादा होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? अब कंसंट्रेशन इस वजह से ज्यादा होती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरियल सेल, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और इसी वजह से देयर इज वेरी लार्ज कैपेसिटी। डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए स्पेस ज्यादा होता है, कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसी वजह से ज्यादा डीएनए रेप्लिकेट करता है और डीएनए का जो अमाउंट होता है बैक्टीरियल सेल में ज्यादा होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो मैमेलियन सेल है, इसमें क्या होगा कि बहुत सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होने की वजह से जो मैमेलियन सेल के अंदर स्पेस है या कैपेसिटी वो कम होती है
जिसकी वजह से डीएनए जो है वो कम रिप्लिकेट करेगा और डीएनए का अमाउंट है एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल सेल मैमेलियन सेल में कम होता है। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनिक अगर देखें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एंजाइम्स वगैरह आ जाएंगे या हार्मोन्स वगैरह या मेटाबोलाइट्स आ जाएंगे, और इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें मिनरल साल्ट वगैरह और इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स की बात हो गई। अब जो भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस चीज के बने होते हैं? बायो एलिमेंट्स के बने होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे बायो एलिमेंट्स। अच्छा, बायो एलिमेंट्स की सेम डेफिनेशन होगी, जस्ट हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल की जगह पर एलिमेंट लगाना है। those elements that occurs in our body and form our body mass। ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और हमारे बॉडी का जो मास है वो फॉर्म करते हो या बॉडी की स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब अगर बायो एलिमेंट्स की बात करें तो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 180, 118 एलिमेंट्स होते हैं टोटल। अब इन एलिमेंट में से जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं 92 आर नेचुरल एलिमेंट्स and 26 are artificial elements। अब इन 92 एलिमेंट में से 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पाए जाते हैं इन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लाइफ की जो डिफरेंट वैरायटीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके अंदर 25 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब इनमें से एक एलिमेंट ऐसा है जो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। इट फाउंड्स इन ऑल द वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो एलिमेंट कौन सा है? आयरन। आयरन इज प्रेजेंट इन ऑल द वैरायटीज ऑफ या ऑल द वैरायटीज ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब 25 एलिमेंट्स में से जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो 16 एलिमेंट्स होते हैं। कितने बायो एलिमेंट्स हैं? 16 बायो एलिमेंट्स इन आवर बॉडी। अब इन 16 एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया है इनटू 3 कैटेगरीज। अब ये 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? एक कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं दीज आर मेजर एलिमेंट्स, और उसके बाद माइनर एलिमेंट्स, एंड नंबर 3 ट्रेस एलिमेंट्स। ये 3 कैटेगरीज हैं एलिमेंट्स की। अगर मेजर एलिमेंट्स की बात करें तो मेजर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? अब वो एलिमेंट्स है जो 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म या सेल का 99% पोर्शन बनाते हैं, कंपोज करते हैं, उनको कहते हैं मेजर एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स से लेकर मेजर एलिमेंट्स या वाइटल एलिमेंट्स से नहीं कहते हैं। और उसके बाद है माइनर एलिमेंट्स है, दे आल्सो कंपोज और फॉर्म लेस देन 1% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। 1 से ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म की होती है वो माइनर एलिमेंट्स की बनी होती है। और उसके बाद ट्रेस एलिमेंट्स आर लेस देन 0.01%। ये 0.001% से भी कम होते हैं। ये इतने कम है कि हम इनको कंपेयर मींस कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, जस्ट उनके ट्रेसेस यानी निशानात मौजूद होते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन में नहीं आते। अब अगर देखें मेजर एलिमेंट्स की बात करें तो मेजर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। हमारे एसटीबी बुक में इधर सल्फर लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल अगर देखें तो जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं उनमें कैल्शियम आता है, क्योंकि कैल्शियम 2% होता है, और जो सल्फर है ये लेस देन 1% होता है। तो ये किसमें आएगा? ये आएगा माइनर एलिमेंट्स में। अच्छा, अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो जो हाइड्रोजन होता है इट इज अबाउट 10%, और उसके बाद कार्बन इज 18%, ऑक्सीजन 65%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। अगर इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएंगे 99%। तो 99% जो प्रोटोप्लाज्म है वो जस्ट इन 6 एलिमेंट्स का बना होता है। इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ऑफ दीज आर मेजर एलिमेंट्स। उसके बाद अगर माइनर एलिमेंट्स की बात करें तो जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं ये कितने होते हैं? कौन से होते हैं? सबसे पहले इनमें आ जाता है पोटाशियम, और पोटाशियम के बाद इसमें होगा सल्फर, सोडियम और क्लोरीन, लास्ट में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब पोटाशियम की परसेंटेज होगी 0.35%, सल्फर होता है 0.25%, और उसके बाद सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%,
एंड मैग्नीशियम 0.05%। अगर इनकी कंसंट्रेशन देखेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये होते हैं लेस देन 1% या 1% से कम होते हैं। इसी वजह से हम इनको कहते हैं दीस आर कॉल्ड माइनर एलिमेंट्स। अगर ट्रेस एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रेस एलिमेंट में सबसे पहले तो आयरन आ जाता है, उसके बाद जिंक, कॉपर और मैग्नीज वगैरह। अब ये जो मॉलिक्यूल, ये जो एलिमेंट्स हैं दीस आर कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स। ये इतने कम होते हैं कि हम इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, जस्ट इनके ट्रेसेस मौजूद होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो ये सारे बायो एलिमेंट्स हो गए जो मिलकर बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर बायो मॉलिक्यूल से क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म वगैरह बनता है, या मुकम्मल जो हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो इन मॉलिक्यूल्स की बन होती है। अच्छा, उसके बाद तो एनालिसिस जो होती है, अब इन मॉलिक्यूल्स की या फिर एलिमेंट्स की क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले इनकी करते हैं ऑर्गेनिक एनालिसिस। अच्छा, ऑर्गेनिक एनालिसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए, लिविंग टिश्यू। तो ये लिविंग टिश्यू प्लांट के लीफ में से भी ले सकते हैं या फिर लिवर से भी ले सकते हैं। मींस कोई भी एनिमल्स के या प्लांट के लिविंग टिश्यूज चाहिए हमें, तो प्लांट के लीफ में से या फिर लिवर में से, मींस एनी वन, इनमें से कोई भी एक में से हम क्या लेंगे, मींस टिश्यूज, लिविंग टिश्यूज लेंगे। फिर ये जो लिविंग टिश्यूज हैं, इन लिविंग टिश्यूज को क्या करना है, इनको क्रश करना है, फिर इनको कन्वर्ट करना है इनटू पेस्ट लाइक फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। जब ये पेस्ट लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर इनके अंदर ऐड करना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इनके अंदर ऐड करें। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें फिल्टर करना है इन मॉलिक्यूल्स को। ये जो लिविंग टिश्यूज हैं पेस्ट की फॉर्म में, अब इनको क्या करना होगा, फिल्टर करना है। लिविंग टिश्यूज को क्रश करके पेस्ट बना लिया। अब इस पेस्ट में हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड कर दिया। अब इनको क्या करना होगा, इनको फिल्टर करना होगा। ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं इनको क्या करना है, फिल्टर करना है। अब इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फिल्टर हो जाते हैं और कुछ होते हैं जो फिल्टर नहीं होते। अब जो फिल्टर होते हैं वो क्यों फिल्टर हो जाते हैं, एक तो डिपेंड करता है इनके मतलब मॉलिक्यूलर वेट पर। ठीक है, जो माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं दैट हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट है ज्यादा होगा। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट है कम होगा, मींस जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एक यूनिट में मेजर करते हैं जिसको कहते हैं डाल्टन्स। अब जिनका मॉलिक्यूलर वेट है 18 से लेकर 800 डाल्टन्स तक होगा, उनको हम कहेंगे दीज आर मोनोमेरिक। और ये जो मोनोमेरिक हैं ये इस एसिड में सोल्यूबल होकर, ये क्या होते हैं, सोल्यूबल इन एसिड, यानी एसिड सोल्यूबल होंगे और ये क्या हो जाते हैं, ये फिल्टर हो जाते हैं, इनकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। अब दूसरी जो कैटेगरी है उनमें कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से लेकर 10,000 तक या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये जो डाल्टन्स में इनका जो वेट होगा, इन मॉलिक्यूल्स को कहेंगे दीज आर कॉल्ड पॉलीमेरिक, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज्यादा है। मर मींस यूनिट है, ठीक है, मोनो मींस सिंगल, पॉली मींस मेनी। अब इनको कहेंगे दीज आर एसिड इनसॉल्युबल। ये एसिड इनसॉल्युबल है, एसिड इनसॉल्युबल है, इसी वजह से ये मतलब फिल्टर नहीं हो पाए। अब जब फिल्टर हो गए उनको कहेंगे दीज आर कॉल्ड फिल्ट्रेट, मींस जो मटेरियल फिल्टर हो गया ये फिल्ट्रेट बन गया। जो मटेरियल फिल्टर नहीं हुआ इसको कहेंगे रिटेंटेड, या फिर इनको रेजिड्यू कह सकते हैं, रेजिड्यू आर रिटेंटेड। अच्छा, अब दो कैटेगरीज, एक मोनोमेरिक या फिर एसिड सोल्यूबल फूड, ठीक है, एक है पॉलीमेरिक या फिर एसिड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स। अब जो एसिड है सोल्यूबल, एसिड इनसॉल्युबल फूड है, ये पॉलीमेरिक है। इनमें कौन से मॉलिक्यूल आ जाएंगे, इनके अंदर प्रोटीन्स वगैरह और उसके बाद
इसमें न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेकेराइड मींस कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन मोनो और डाइसेकेराइड नहीं, ओलिगोसेकेराइड नहीं, जस्ट पॉलीसेकेराइड होते हैं। ये तीन चीजें आ जाती हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में, और ये क्या होते हैं, पॉलीमेरिक होते हैं। और उसके अलावा जो भी अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स वगैरह, और उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या फिर ओलिगोसेकेराइड तक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी एसिड सॉल्युबल पूल में आ जाएंगे। या ये जो चीजें ये सारी क्या हो गई, मोनोमेरिक है और एसिड सॉल्युबल पूल में। अब एक चीज मिसिंग है, फेट है। अब ये जो फेट्स होते हैं, these fates are they have dual nature, these fates are acid insoluble pool, ये क्या होते हैं, एसिड insoluble pool। अब इनका जो एग्जैक्टली अगर मेजर करें तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो फिक्स होता है 800 डेल्टन्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट है 800 डेल्टन से, लेकिन इनको मतलब अगर 800 डेल्टन से तो इनको मोनोमेरिक कैटेगरी में होना चाहिए, मतलब ये मोनोमेरिक ही, इनको एसिड मींस सॉल्युबल पूल में होना चाहिए। लेकिन ये एसिड इनसॉल्युबल इस वजह से हैं कि जो फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्रीगेट होते हैं, एग्रीगेट होकर एक बंच बना लेते हैं, एक क्लस्टर बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये फिल्टर नहीं हो पाते और ये इस चीज में आ जाते हैं रिटेन स्टेट में या फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल में। हालांकि अगर मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या होते हैं, दीस आर मोनोमेरिक। ठीक है, अब फेट है, जो मॉलिक्यूलर वेट है फेट का वो कितना है, 800 डेल्टन्स। इस हिसाब से क्या है, मोनोमेरिक है, लेकिन उसके बावजूद ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं आते। अब एसिड इनसॉल्युबल पूल में इस वजह से हैं क्योंकि ये जो फेट होते हैं ये एग्रीगेट करके क्लस्टर बना लेते हैं, फिर ये क्लस्टर होता है ये फिल्टर नहीं हो पाता और ये रिटेन या रेसिड्यू में रिटेन हो जाता है, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं दीस आर एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब इधर कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और इनको देखना है कि इनमें से एसिड सॉल्युबल कौन से और एसिड इनसॉल्युबल कौन से। अगर कोलाजन की बात करें तो कोलाजन क्या है, कोलाजन इज अ प्रोटीन, और प्रोटीन्स क्या हैं, प्रोटीन आर पॉलीमेरिक मींस एसिड इनसॉल्युबल पूल। उसके बाद ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड क्या होता है, मोनोमेरिक मींस इट इज एसिड सॉल्युबल पूल। उसके बाद टीआरएनए की बात करें, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमेरिक, सो दीस आर कॉल्ड एसिड इनसॉल्युबल पूल। उसके बाद राइबोस की बात करें तो राइबोस इज अ मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड शुगर। अगर ये मोनोसेकेराइड है तो ये क्या होगी, एसिड सॉल्युबल पूल। उसके बाद स्टार्च की बात करें तो स्टार्च क्या है, इट इज पॉलीसेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन पॉलीसेकेराइड है, तो ये आ जाएगी एसिड इनसॉल्युबल पूल में। उसके बाद अगर प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया का, मींस इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, या भी न्यूक्लिक एसिड है, तो ये क्या होगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या है, एक ऑर्गेनेल है, और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। और एडिनोसिन क्या है, एडिनोसिन मींस एडेनिन प्लस, अगर एडिनोसिन को हम न्यूक्लियोटाइड नहीं कह सकते, न्यूक्लियोसाइड है, तो ये भी क्या होगा, इट इज न्यूक्लियोसाइड एसिड सॉल्युबल पूल। सोडियम मिनरल साल्ट है, एसिड सॉल्युबल पूल। क्लोराइड इज आल्सो मिनरल साल्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड एसिड सॉल्युबल पूल। गोल्गी बॉडीज जो होती हैं, गोल्गी बॉडीज आर ऑर्गेनेल्स, और जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं ऑल आर एसिड इनसॉल्युबल पूल। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन इज आल्सो प्रोटीन, तो इट आल्सो लाइज इन द कैटेगरी ऑफ एसिड इनसॉल्युबल। अब इसी हिसाब से जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे वो सारे मॉलिक्यूल इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मोनोमेरिक है और कौन से पॉलीमेरिक, कौन से एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे और कौन से एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें से कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।